हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग लर्निंग एंड एक्विजिशन कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है बेसिकली ये थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग के बारे में, जिसमें हम पहले लर्निंग प्रोसेस को समझेंगे, फिर लर्निंग के टाइप्स जानेंगे, फिर इसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो जानेंगे। एंड इसके अलावा फिर हम RTE एक्ट विच इज़ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उसको पढ़ेंगे। एक्चुअली उसका एक अलग से एक टॉपिक बनता है, डोंट वरी, उसका पूरा मैं टॉपिक जो है वो डिटेल में कराऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका पार्ट यहाँ करना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पर लिख दिया। सो देखिए, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है आप अपनी अरिहंत बुक में भी देखोगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अरिहंत, आर गुप्ता बेस्ट बुक हैं अगर आप इंग्लिश पेडागोजी करना चाहते हो। तो इंग्लिश पेडागोजी अगर आप करना चाहते हो तो आप अरिहंत को फॉलो कर सकते हो। तो ये जो इंग्लिश पेडागोजी मैं कराऊंगी, इसमें मैं आप लोगों को अरिहंत एंड पियर्सन का थोड़ा सा मिक्स मैच करके कराऊंगी, ताकि आपकी पूरी इंग्लिश पेडागोजी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, अब लर्निंग जो है ये एक तरीके का प्रोसेस है। अब पहले तो ये समझो कि प्रोसेस हम किस चीज़ को कहते हैं। प्रोसेस एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी नहीं रुकती, जो हमेशा चलती रहती है। तो अब एक बात बताओ, क्या आपकी लर्निंग कभी रुकती है? जब आप स्कूल में हो ना हो, आप स्कूल से निकल जाओ, कॉलेज से निकल जाओ, जॉब से भी निकल जाओ, तब भी आप कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हो। तो लर्निंग क्या है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। सो लर्निंग से आप नई नई स्किल्स को सीखते हो, नई नई नॉलेज को इम्पार्ट करते हो। इसके अलावा लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करते हो, एंड ऑन अ डेली बेसिस आपके अंदर फिर बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट भी होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लर्निंग, क्योंकि आप लर्निंग से नई नई चीज़ें सीखते हो, नई नई चीज़ों को इंटरनलाइज करते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखो, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब है कि सब लोग एक दूसरे से डिफरेंट है अगर लर्निंग की बात आती है तो। मतलब कहने का ये है कि हम एक दूसरे से अलग हैं। अगर हम लर्निंग करें तो कोई फास्ट लर्नर होगा, कोई मॉडरेट होगा और कोई स्लो लर्नर होगा। तो सब लोगों का जो लर्निंग एक रेशियो है वो अलग है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि सब लोगों की रेट एंड स्पीड जो है लर्निंग की वो अलग है। इसके अलावा सबके इंटरेस्ट अलग हैं, राइट? सबका सीखने का तरीका अलग है। किसी को विजुअल तरीके से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, किसी को ऑडियो से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, किसी को विजुअल एंड ऑडियो दोनों ही चीज़ों से ज़्यादा समझ में आता है। मतलब दोनों का अमेलगमेशन होना चाहिए। सो बेसिकली जो लर्निंग है ना, ये ऐसा नहीं कह सकते आप कि यूनिवर्सल है। कहने का मतलब है कि लर्निंग हर एक इंसान की अलग अलग है। हम सब लोग यूनिक हैं, एंड हम अपने यूनिक पेस पर ही लर्न करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन आएगा कि कितने टाइप की लर्निंग होती है। तो 3 टाइप की लर्निंग होती है, मोटर, वर्बल एंड कंसेप्चुअल। सो बेसिकली अगर हम मोटर लर्निंग की बात करें तो मोटर का मतलब क्या है? मोबाइल, घूमना फिरना, राइट? सो ये जो मोटर लर्निंग होती है, इसमें आपकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती है। मतलब आपके हाथ पैर चलाना, राइट? इस तरीके के। अब ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन फाइन भी हो सकती है, ग्रॉस भी हो सकती है। मतलब फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों आ सकते हैं इसमें आप फाइन या हैवी किसी भी मसल का यूज कर सकते हो। तो मोटर लर्निंग को आप डे टू डे बेसिस पर सीखते हो, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग। तो इसमें आपकी क्या इन्वॉल्व होती है? आपकी लैंग्वेज जो आप बोलते हो, राइट? जैसे कि वर्बल लैंग्वेज में आपका वर्बल लर्निंग में आपका साइंस आते हैं, सिंबल्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, साउंड्स आते हैं। एंड आपने ये साइन एंड सिंबल, ये चीज़ें तो आपने अपनी रीजनिंग में भी की होगी, वर्बल रीजनिंग में। तो उसको थोड़ा सा दिमाग में लाओ, उसको रिकॉल करो और यहाँ पर उसका एग्जाम्पल फिट कर दो। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल लर्निंग। अब ये जो वर्ड है ना कंसेप्चुअल, इसको ध्यान रखना, सीटेड बड़ा यूज़ करता है इसको, पता नहीं क्यों इतना फेवरेट सा उसका ये वर्ड है। कंसेप्चुअल का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, या जिसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कुछ न कुछ एज्यूम करना आता हो, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को सोच पाए, जो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग कर पाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में क्या होता है? आपकी हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस
की ज़रूरत होती है, जिसमें आपकी थिंकिंग प्रोसेस आती है, आपका इंटेलिजेंस IQ आता है बेसिकली, एंड इसके अलावा आपकी रीजनिंग आती है, आपके रैशनैलिटी आती है, आपका तर्क वितर्क आता है, राइट। एंड इसके अलावा कि अगर आपके सामने कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी जाए तो आप किस तरीके से उस चीज़ या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सो ये सब जो चीज़ें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है बेसिकली, वो आती है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में। एंड आप सभी को पता है, हम ये ऑलरेडी करके आ चुके हैं पियाजे की थ्योरी में, कि जो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग होती है, वो क्या होती है, आपकी हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होता है। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लर्निंग को? देखो, जब आप लर्निंग करते हो तो कैसे कैसे फैक्टर अफेक्ट करेंगे? पहला तो लर्नर से रिलेटेड, दूसरा टीचर से, एंड तीसरा है क्लासरूम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्जेक्ट मटेरियल एंड एनवायरनमेंट। तो जो ये पहला है रिलेटेड टू लर्नर, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर लर्नर की बात करें, अगर लर्नर का खुद ही मन नहीं है लर्निंग का, मतलब वो अगर कोई लैंग्वेज नहीं सीखना चाहता, कोई नई स्किल्स नहीं सीखना चाहता, तो जब तक बच्चे का खुद मोटिवेशन नहीं है, बच्चे का खुद एक एप्टीट्यूड नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएगा। सो बेसिकली लर्निंग करने के लिए एक बच्चे का इंटरेस्ट एंड उसका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ही स्लो लर्नर है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ों को लर्न करने में। इसके अलावा नेक्स्ट है रिलेटेड टू टीचर्स, दैट मीन्स कि अगर टीचर्स का बिहेवियर बच्चों की तरफ अच्छा नहीं है, टीचर की पर्सनैलिटी थोड़ी सी नेगेटिव है, तो उसका क्या होगा, उसका बैड इम्पैक्ट होगा बच्चे की लर्निंग पर। तो एक टीचर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा टीचर की सब्जेक्ट में नॉलेज कितनी है वो भी मैटर करता है, कि मास्टरी ओवर सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, कि सब्जेक्ट में कितनी मास्टरी है, क्या टीचर को वो चीज़ आती है अच्छे से या नहीं आती, एंड उसका पढ़ाने का तरीका क्या है। तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं लर्निंग को, ठीक है, मतलब लर्नर की लर्निंग में बेसिकली। नेक्स्ट है क्लासरूम कैसा है? क्लासरूम प्रॉपर तरीके से बना हुआ होना चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड इसके अलावा जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसका मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए बच्चों के लिए, एंड एनवायरनमेंट काफ़ी कंडक्टिव होना चाहिए, मतलब एक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, बच्चों को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, एंड एनवायरनमेंट काफ़ी हेल्दी एंड सुटेबल होना चाहिए बच्चों के लिए, तभी जाकर बच्चे लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी एक में भी कमी रह जाएगी तो बच्चे की लर्निंग पर उसका बैड इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अब यहाँ बात करते हैं RTE एक्ट, विच इज़ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। So the right of children to free and compulsory education enacted on 4th of August 2009। 4th of August 2009 को क्या इनेक्ट किया गया कि जो बच्चे हैं जिसकी एज 6 से 14 साल के बीच में है हमारे भारत में, उनको राइट है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ले सकते हैं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट। सो इसीलिए कहा गया कि हम चाइल्ड लेबर नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं टी स्टॉल वगैरह पर 6 से 14 ईयर्स तक का बच्चा चाय बेचता हुआ मिले तो आप उस इंसान के अगेंस्ट, जिसने उस बच्चे को लेबर बना रखा है, उस इंसान के अगेंस्ट आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे कानून के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 6 to 14 एज के जो बच्चे हैं वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लेने का उनका राइट है। ये राइट जो है ना एजुकेशन लेने का, उनसे कोई नहीं छीन सकता। नोबडी कैन स्नैच अवे। एंड नेक्स्ट है नो चिल्ड्रन शैल बी हेल्ड बैक इन एनी क्लास। देखो पहले के टाइम पर क्या होता ना, पहले के टाइम पर होता ये था कि बच्चों को फेल कर दिया जाता था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी। लेकिन इस एक्ट के दौरान ये कहा गया कि बच्चों को क्लासेस में फेल नहीं किया जाएगा जब तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा ना ही बच्चों को स्कूल से एक्सपेल किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। स्कूल से बाहर भी निकालना बच्चे को अलाउड नहीं है जब तक वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट ना कर ले। इसके अलावा बच्चे को आप किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, ना उनको मार सकते, ना उनके हाथ ऊपर करवा सकते, ना उनको मुर्गा बनवा सकते, आप कुछ नहीं करा सकते, ठीक है। पहले बहुत होता था हमारे टाइम पे, लेकिन अब नहीं होता। इसके अलावा नो मेंटल हरेसमेंट। अच्छा देखो, फिजिकल पनिशमेंट तो आप दे ही नहीं सकते, इसके अलावा मेंटल हरेसमेंट भी नहीं दे सकते। मतलब आप एक टीचर ना बच्चे को बुली नहीं कर सकते, एक स्कूल बच्चे को बुली नहीं कर सकता। ये चीज़ें ना पहले बहुत होती थी, पहले बहुत ही ज़्यादा बुलिंग होती थी, लेकिन आज के टाइम पर जो है आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। सो ये था RTE एक्ट 2009। जैसा कि मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा ना हम डिटेल में करेंगे, जिसकी लगभग इसकी 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, मतलब ये इतना बड़ा है।
लेकिन यहाँ पर इसका छोटा सा पार्ट आपको पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि मैं यहाँ पर अरिहंत को भी फॉलो कर रही हूँ, तो इसीलिए ये वाला पार्ट भी मैंने डाला। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर देना बेसिकली, एंड मेरी वीडियो को जो है जितना आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओगे तो मेरी उतनी ही हेल्प होगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, एंड इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट कर देना क्योंकि अच्छा लगता है कमेंट देखकर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।